Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and today I am going to discuss very important topic known as vitamins. तो vitamins में मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कशन किया फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि फैट में घुलनशील होते हैं, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, जिसको आपने समझा विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। ये चार विटामिन आपने समझा। उसके बाद मैंने आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात की जो पानी में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। उसमें विटामिन बी, तो उसमें भी विटामिन बी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, विटामिन सी एंड विटामिन पी। तो विटामिन बी में मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था कि विटामिन बी1 जो कि थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी2 विच इज नोन एज राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 द डिस्कशन फॉर टुडे। विटामिन बी3 आज का डिस्कशन का टॉपिक होगा। उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे विटामिन बी3 के साथ विटामिन बी5, क्योंकि विटामिन बी4 नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन बी5 की बात करेंगे, विटामिन बी6 की बात करेंगे, उसके बाद बी7, बी9, बी12 एंड बी13। तो बी17 इनफैक्ट, तो बी17 न्यूली डिस्कवर्ड विटामिन है जो कि एंटी कैंसरस विटामिन के नाम से जानी जाती है। एंटी कैंसरस, कैंसर को प्रिवेंट करती है। तो आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा विटामिन की, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मैंने वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपसे क्या डिस्कशन किया है। वो एक तरीके से कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। कोएंजाइम, तो कोएंजाइम्स क्या है एक्चुअली आपको समझना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना पहले आपको एंजाइम समझा दूं, क्योंकि उसी के अंदर में कोएंजाइम आते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कोएंजाइम्स क्या होते हैं। क्योंकि विटामिन जो बी होते हैं ये कहीं ना कहीं कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। यानी कि जब मेटाबॉलिज्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट की, जब उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना होता है, उससे एनर्जी निकालनी होती है, तो उस समय इस विटामिन की जरूरत होती है जो कि कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं। तो उसको समझना जरूरी है। तो अगर मैं विटामिन बी3 को पहले स्टार्ट करूं, उससे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइटली मैं आपको एंजाइम समझा देता हूं ताकि आप कोएंजाइम जो मैंने आपको बताया है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो एंजाइम्स को समझते हैं, व्हाट इज एंजाइम्स। उसके बाद हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस विटामिन बी3। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं व्हाट आई डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे क्या डिस्कशन किया था, मैंने बताया था कि जो विटामिन बी होते हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स की जिक्र की जाती है। तो विटामिन बी1, बी2, बी3 जो आपने सुना, इसमें ऐसी चीजें हैं कि ये जो विटामिन होते हैं ये आपके बॉडी में भी बनती है। ये आपके बॉडी में इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर बनता है, ये कोलोन में। तो कैसे बनता है ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस बैक्टीरिया। ये दो ऐसे बैक्टीरिया है, और भी बैक्टीरिया है, ये दो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन 7, विटामिन 6, ये सारे विटामिन बनाते हैं। तो ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एक सफिशिएंट मात्रा में विटामिन बना रहे हैं। अगर आपने, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स का यूज किया, एक प्रिस्क्राइब वे में नहीं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आपने अपने मन से एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एंटीबायोटिक्स कभी भी इस बात को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा अच्छा बैक्टीरिया है बॉडी में और कौन सा अच्छा बैक्टीरिया नहीं है। वो इस बात को पहचान नहीं पाता है, तो वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है, बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी वो मार देता है। तो जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में विटामिन बना रहे थे वो अब विटामिन बनेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो विटामिन के आपके बॉडी में बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है वो विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लड लॉस के प्रॉब्लम हो जाएंगे, ब्लीडिंग होने लगते हैं, लोगों को रक्त बाहर आने लगते हैं, तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी चीज है, कहीं ना कहीं अगर आप विटामिन बी की कमी आपको होती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी हैम्पर होती है, यानी कि उसमें भी कुछ कमी आ जाती है वाटर एब्जॉर्प्शन में। तो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंट डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो डायरिया की भी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों में। इसलिए फिर बोला जाता है कि जल्दी से आप विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन आते हैं, जैसे बीकासुल की कैप्सूल है, आजकल तो ऐसा चल रहा है कि कुछ बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया आपके बॉडी में, वो मार्केट में ब्रांड नाम से आता है, हेल्दी बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में ले सकते हो ताकि आपके बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया हो जाए, ताकि वो आपको सफिशिएंट मात्रा में विटामिन बी बनाए बॉडी के अंदर। उसके मार्केट्स में ब्रांड नाम से वो बैक्टीरिया आते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया के नाम से। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इसलिए एंटीबायोटिक्स को आपको अपने आप से नहीं लेना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना चाहिए। और तीसरा एक प्रभाव होता है क्या, कि जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो क्या होगा, बैक्टीरिया तो किल कर ही रहा है,
लेकिन क्या होता है कि अगर आप प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में अगर एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे हैं, कि कितने दिन तक डॉक्टर ने बोला है, तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबायोटिक्स ले रहे थे वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, वो इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंट स्ट्रेन पैदा हो जाते हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो आपके बैक्टीरिया है वो बन जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स के। इसलिए आपने सुना होगा MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गई है, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये MDR टीबी। तो ये कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स का ये भी एक प्रभाव है कि आप अपने मन से कंज्यूम करने लगते हैं, डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जितनी है, जितने दिन खाना है आप नहीं खाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। तो ये ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना है, और एंटीबायोटिक्स जब भी लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बॉडी का कुछ बैक्टीरिया जो विटामिन बना रहे हैं वो बैक्टीरिया को भी वो मार देता है। अच्छे बैक्टीरिया को तो मारेगा ही मारेगा, अच्छे बैक्टीरिया को भी मारता है। जो बुरे बैक्टीरिया है जिसके लिए आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो उसको तो मारेगा ही, बुरे बैक्टीरिया को, जो बैड बैक्टीरिया है जो आपको बीमारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी वो मार देते हैं, क्योंकि वो इस बात की पहचान नहीं कर पाते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आज मैं आपसे बात करता हूं एंजाइम्स। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आज भी दे दिया और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, इन ईस्ट। तो इन प्रीवियस क्लासेस मैंने ये पहले से आपको बता के रखा है कि ईस्ट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ईस्ट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर ऑल्सो। लीवर लोग खाते हैं ना, यकृत खाते हैं ना, अलग अलग जानवरों का लोग लीवर खाते हैं, मुर्गे का खाते हैं और भी जानवर का लीवर खाते हैं, तो वो लीवर भी अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना, उसमें भी अच्छा खासा मिलता है। तो ये ईस्ट जो है वेरी गुड सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम का मतलब होता है इन ईस्ट, मतलब ईस्ट में। तो वो पहला एंजाइम जो ईस्ट में मिला था वो जाइमेज एंजाइम था, जाइमेज। ये फर्स्ट एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट एंजाइम, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट एंजाइम, जाइमेज। ये क्या करता है बॉडी में, शुगर आप जानते हो, शर्करा, शुगर को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। आप जानते हो ईस्ट को फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है, पता होगा आपको, किन्वर में यूज किया जाता है। तो ईस्ट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल, इथेनॉल, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये जाइमेज एंजाइम की सहायता से ही होता है। तो आपको पता होगा ईस्ट फर्मेंटेशन में पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। 1857 में लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन टेक्निक को खोजी थी, उसमें ईस्ट का यूज किया गया था टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट। उसमें भी उसका एंजाइम कौन सा है, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। तो ये जाइमेज एंजाइम का पहला एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो एंजाइम्स का मतलब, द मीनिंग ऑफ एंजाइम इज इन ईस्ट, ये ग्रीक वर्ड है, वहां से आया है इन ईस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंजाइम जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है इन ईस्ट। ईस्ट में, ईस्ट जानते हो, खमीर, आप जानते हो ब्रेड मेकिंग में भी यूज किया जाता है, और अल्कोहल में, फर्मेंटेशन में आप जानते हो यूज किया जाता है, शुगर के फर्मेंटेशन में। ये एक बात होगी। उसके बाद अगर बात करें तो एक बुचनर नाम के साइंटिस्ट थे, एडवर्ड बुचनर पूरा नाम है उनका, बट फुल नेम रिक्वायर्ड नहीं है। बुचनर जर्मन बायोकेमिस्ट थे, जर्मन बायोकेमिस्ट। इन्होंने क्या किया, ये जर्मन बायोकेमिस्ट डिस्कवर्ड एंजाइम इन ईस्ट। इन्होंने ही पहली बार डिस्कवर्ड किया था एंजाइम, डिस्कवर्ड एंजाइम इन ईस्ट, ये जो मैंने बात किया है, ठीक है। तो एडवर्ड बुचनर डिस्कवर्ड एंजाइम इन ईस्ट, ही इज ए जर्मन बायोकेमिस्ट, ठीक है। तो बुचनर ने डिस्कवर्ड किया एंजाइम इन ईस्ट। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जो एंजाइम शब्द को दिया, इस टर्म को, कुहने गेव द टर्म एंजाइम, कुहने गेव द टर्म, ये जो शब्द है एंजाइम कुहने के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो शब्द इन्होंने दिया और डिस्कवर्ड पहली बार बुचनर ने किया, एडवर्ड बुचनर ने। उसके बाद एक सुमनर नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार आइसोलेट किया था एक एंजाइम को, यूरियज एंजाइम, और उसको क्रिस्टलाइज भी किया, क्रिस्टलाइज रवा तैयार किया। तो ये पता चला कि अच्छा एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन कैटेगरी के होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो सुमनर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटीन को, एंजाइम को एक्चुअली क्रिस्टलाइज किया, उसका रवा तैयार किया। तो कौन सा एंजाइम था सुमनर ने जिसको किया, यूरियज एंजाइम। यूरियज, आपको पता है यूरियज एंजाइम के बारे में? यूरियज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया मान लो एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट नाम सुनेंगे, ध्यान रखेंगे अभी। यूरिया इज ए सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट which is going to converted into ammonia and CO2 by the help of urease enzyme। यूरियज एंजाइम की सहायता से ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस यूरियज एंजाइम का इन्होंने क्या किया था,
क्रिस्टलाइज किया था इसको। तो सुमनर आइसोलेटेड फर्स्ट एंजाइम यूरिएज एंजाइम को आइसोलेट किया एंड क्या किया, इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो ये इन्होंने पहली बार प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको आइसोलेट किया था। कहां से किया था, इस यूरिएज एंजाइम को कहां से निकाला था, जैक बीन्स होती हैं, बीन्स खाते हो ना सब्जी में भी, तो जैक बीन्स होती है, वहां से इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था और उसके बाद इसको क्रिस्टलाइज किया था यूरिएज एंजाइम को, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा जानना है और ये बेसिक जानकारी है। अब मैं आपको थोड़ी चीजें और बताता हूं कि और आपको क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो आगे इसमें ये है कि अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जैसे सुमनर ने ही बोला था ये बात कि सुमनर डिफाइंड एंजाइम एज, एंजाइम को सुमनर ने ए प्रोटीन विथ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रोटीन जो एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, आई विल डिस्कस लेटर। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है एंजाइम के अंदर, सुमनर ने ये बात बताया था, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसने बताया था। उसके बाद आगे बात करें, हैंसन जो एक साइंटिस्ट थे, हैंसन इन्होंने आइसोलेट किया था रेनेट। आप जानते हो रेनेट जो कि चीज मेकिंग में यूज की जाती है, चीज बनाते हैं। तो स्टमक जो होती है, काऊ की जो स्टमक होती है, काऊ की जो स्टमक ऑफ काऊ से रेनेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और पहले काऊ की स्टमक से जब रेनेट को निकाला जाता था, उससे हम लोग चीज मेकिंग करते थे, चीज बनाते थे, ठीक है। तो हैंसन ने क्या किया था, हैंसन आइसोलेटेड रेनेट, आइसोलेट किया रेनेट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्टमक ऑफ काऊ, फ्रॉम स्टमक ऑफ काऊ, तो गाय के स्टमक से। तो ये पहले यूज किया जाता था चीज बनाने में। तो चीज जो बनाई जाती थी, आजकल तो आप जानते हो एंजाइम्स आप बना सकते हो, लेकिन उस समय ऐसी हमारे पास इंडस्ट्रियल क्या कहते थे, सहूलियत नहीं थी हमारे पास कि हम रेनेट को बना पाए। तो हम नॉर्मली जो काऊ की जो स्टमक होती है, वहां से रेनेट को एक्सट्रैक्ट करते थे और चीज को बनाते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेनेट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, और 3 साइंटिस्ट हैं। ये जो मैं बताने वाला हूं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको ध्यान रखना है। आर्थर स्मिथ एंड नाथन्स, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं, आर्थर, स्मिथ एंड आर्बर, एक्चुअली ये आर्बर है, आर्थर कहीं और भी है, ठीक है। आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो आप जानते हो जेनेटिक नाइफ की तरह यूज किए जाते हैं। कभी भी डीएनए को काटना हो किसी स्थान से, किसी प्लेस से, तो ये एंजाइम्स को उन्होंने खोजा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर किया क्या, इन्होंने डिस्कवर किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक नाइफ कहा जाता है, जेनेटिक नाइफ इन द सेंस कि डीएनए को कभी काटना हुआ किसी स्थान से और काट के किसी अलग पार्ट को, उसमें जीन को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको डीएनए को काटना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से डीएनए को कट करे और उस पोर्शन को निकाले, और हम अपने स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट की पॉइंट है, जो जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे और वो जीन जो बनाना होगा प्रोडक्ट वो बनाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ेंगे, बट एंजाइम इन्होंने खोजा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जेनेटिक नाइफ या केमिकल नाइफ की तरह जाना जाता है। नाइफ मतलब कि आप जानते हो कैंची। तो ये आपको ध्यान रखना, आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको हिस्ट्री हो गया एंजाइम्स के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं बेसिक इसका, अब हम लोग बायोकेमिकल नेचर पढ़ते हैं एंजाइम का। तो एंजाइम आप पढ़ोगे जब ग्लैंड, मुझसे ग्रंथि पढ़ेंगे, तो ग्रंथि जो ग्लैंड्स होती हैं आर ऑफ 3 टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड, है ना। तो 3 प्रकार की ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, जो डक्टेड ग्लैंड होती है, जिनके अंदर डक्ट होती है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स बनाती हैं, वही एंजाइम्स बनाती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम्स भी बॉडी में बनते हैं, हार्मोन्स भी बनते हैं। एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है और लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में बनाया जाता है। तो क्या अंतर है, एंजाइम्स भी बायोकैटलिस्ट हैं, ये भी जैव उत्प्रेरक है, और हार्मोन्स भी बायोकैटलिस्ट है, बट अंतर क्या है, एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट है, ये कैटलाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड, बिना यूज्ड हुए ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। बट हार्मोन्स की बात करेंगे, वो भी एक बायोकैटलिस्ट है, बट उसमें अंतर यह है कि बायोकैटलिस्ट
बट यूज्ड अप, रिएक्शन के बाद वो यूज हो जाते हैं हार्मोन्स, लेकिन एंजाइम्स यूज नहीं होते हैं, ये रिएक्शन होने के बाद अवेलेबल रहते हैं ताकि और दूसरे रिएक्शन को ये कैटलाइज कर पाए। तो उसको मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। दिस इज द हिस्ट्री पोर्शन ऑफ द एंजाइम, कैसे डिस्कवरी हुई। तो enzymes are known as biocatalyst which catalyze the biochemical reaction without being used, and hormones are also biocatalyst which also catalyze the biochemical reaction with being used। वो यूज हो जाते हैं रिएक्शन के दौरान, वो यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये यूज नहीं होते हैं। तो यूज नहीं होते हैं तो आप एक क्वेश्चन सोच सकते हो, जब ये यूज नहीं हो रहे हैं एंजाइम्स तो फिर इनकी बनने की क्या जरूरत है। एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं। अगर ये यूज नहीं हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके बाद फिर से ये बन जाते हैं, फिर से ये यूज हो जाते हैं दूसरे रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। मतलब ये खपत नहीं होते हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो ये जब खपत नहीं होते हैं, जब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, तो फिर इनको कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज होने की क्या जरूरत है, कॉन्स्टेंटली बॉडी में बनने की क्या जरूरत है। इसका भी एक रीजन है, मैं आपको बता दूंगा थोड़े समय बाद, बट आपको इसको सोचते रहना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि अगर ये यूज नहीं हो रहे हैं रिएक्शन के दौरान, एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हट गया और एंजाइम फिर से खाली है दूसरा रिएक्शन को करने के लिए, तो वो ऐसा है, तो फिर एंजाइम बनाने की क्या जरूरत है कॉन्स्टेंटली। हार्मोन्स यूज हो जाते हैं, उसको बनने को समझ में आता है कि हार्मोन्स तो यूज हो गए तो उसका बनना जरूरी है, लेकिन ये क्यों, इसका आंसर है मैं आपको बताऊंगा। तो एंजाइम्स की बेसिक जानकारी। अब बायोकेमिकल नेचर की बात करते हैं। बायोकेमिकल नेचर, बायोकेमिकल नेचर, तो मेनली क्या होता है ये, मेनली प्रोटीनेशियस, मेनली क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीनेशियस होता है मेनली, एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम। मैंने इसकी बहुत बार डिस्कशन की आपसे, ये राइबोजाइम एक आरएनए होता है, आरएनए होता है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट, ये राइबोजाइम एक एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है क्योंकि ये एक आरएनए है। और इसका एक एग्जांपल बता दूं, मैंने आपको बताया भी है पिछली क्लास में, राइबोन्यूक्लियस पी, राइबोन्यूक्लियस पी, अरे आरएनएस पी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक आरएनए है। और ऐसे भी कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एंजाइम की तरफ वर्क करते हैं, एंटीबॉडीज जो कि इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली इम्यून सिस्टम उन्हीं के कारण होता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज नोन एज इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम एक्चुअली एंटीबॉडी के कारण होते हैं और वो बी सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। मैं आपको बात करूंगा आगे इम्यून सिस्टम में। तो इम्यून सिस्टम की जब बात आती है उसमें एंटीबॉडी की बात आती है, और एंटीबॉडीज कुछ ऐसे भी हैं जो कि एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। उस एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं, उस एंटीबॉडीज को हम लोग एपजाइम की तरह जाना जाता है, एपजाइम्स, एपजाइम्स। एंटीबॉडीज व्हिच फंक्शन एज एंजाइम्स इज नोन एज एपजाइम्स, एपजाइम्स। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल देख रहे हैं कोरोना से रिलेटेड आजकल इम्यूनिटी पे क्वेश्चन भी आया है एमपीपीएससी मेंस में, तो कभी भी आ सकता है। एपजाइम्स, एंटीबॉडीज व्हिच फंक्शन एज एंजाइम्स इज नोन एज एपजाइम्स। तो ये आपके पास बेसिक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीनेशियस होते हैं, और एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल नेचर है एंजाइम का। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमको क्या जानना है, आगे आपको ये जानना, वैसे इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था एक एंजाइम में। अब एंजाइम की क्लासिफिकेशन आपको करके देता हूं कि एंजाइम को आपको कैसे समझना है। जो को एंजाइम है, जो मैंने आपको बताया कि विटामिन बी जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, वो एक को एंजाइम की तरह काम करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और ताकि क्या होगा कि आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, उससे एनर्जी आप निकाल पाओ। तो ये को एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, आपको मैं बताता हूं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में विटामिन बी का बहुत बड़ा रोल है, कोएंजाइम्स की तरफ वर्क करते हैं विटामिन बी इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम की अगर बात करोगे, नॉर्मली एंजाइम, तो एंजाइम को मैं क्लासिफाई करूं, इट इज क्लासिफाइड इन सिंपल एंजाइम, सरल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स एंजाइम या हॉलो एंजाइम, हॉलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं विच आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स ओनली, जो सिर्फ एमिनो एसिड से बनते हैं, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स ओनली, सिर्फ एमिनो एसिड से बने हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ एमिनो एसिड से बने हुए हैं, उनको सिंपल एंजाइम बोलते हैं। इसके एग्जांपल पूछोगे आप तो पेप्सिन, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो कि इंटेस्टाइन में होती है, तो आप लिख सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में पेप्सिन, ट्रिप्सिन,
ये सिंपल एंजाइम्स है जो कि सिर्फ एमिनो एसिड से बने हुए हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करेंगे तो कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके पास इसमें प्रोटीन पार्ट है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। प्रोटीन प्लस है, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट वो विटामिन भी हो सकते हैं, वो मेटल्स भी हो सकते हैं, और वो अलग से आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, इसमें लिख सकते हैं कि ये एक बनेगा एपो एंजाइम। ये क्या होगा, ये प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से ये बने होते हैं। तो अगर प्रोटीन पार्ट की बात करेंगे तो एपो एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन पार्ट है, इसको लिख सकते हैं यहां पे प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन का बना होगा। और नॉन प्रोटीन पार्ट की बात करेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट ये कोफैक्टर के नाम से जाने जाते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। तो आपको समझ में आया, नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने हुए हैं कॉन्जुगेटेड, कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम। ये दो भाग में, इनका प्रोटीन पार्ट ये है, नॉन प्रोटीन पार्ट ये है, कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं इसको बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए, अगर प्रोटीन पार्ट की बात करेंगे तो ये इनका फंक्शन जो होता है, इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर, उनकी संरचना और उसकी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, कोई भी एंजाइम अपने रिएक्टेंट के लिए स्पेसिफिक है। वो रिएक्टेंट इस एंजाइम से ही जुड़ेगा, किसी और एंजाइम से नहीं जुड़ेगा, और उस रिएक्टेंट में फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, वहां पर रिएक्शंस होंगे, और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी और एंजाइम की स्ट्रक्चर वो यहां से निर्धारित होती है। तो इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये समझ गए। और ये क्या करेगा नॉन प्रोटीन पार्ट, इट डिटरमाइंस द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम की, कि वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, वो यहां से आएंगे। इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको इसमें डिटेल में तो नहीं जानना है, बट फिर भी मैं आपको को एंजाइम समझा रहा हूं। दूसरा है को एंजाइम, जो आप जानते हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को एंजाइम की तरह काम करते हैं इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, को एंजाइम। और तीसरा है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक को एंजाइम हो गया, और तीसरा आपके पास है मेटल एक्टिवेटर। हल्की सी बात मैं अभी कर लेता हूं आपको, मेटल एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, किसी भी एंजाइम की स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, और उसकी स्पेसिफिसिटी कि वो किसी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होगा। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, आप जानते हो ना केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट बाय द वे ऑफ सम रिएक्शंस वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो रिएक्शंस के लिए जो है एंजाइम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, मेटल एक्टिवेटर। इसमें अगर मैं बात करूं आपको को एंजाइम की बात करते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करूं, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इट इज टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, बहुत ही टाइटली बाउंड, कस के जुड़े होते हैं एपो एंजाइम से। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कस के जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हेम पार्ट, कुछ ऐसे एंजाइम है, एंजाइम जैसे मैं बात करूं हेम पोरफायरिन ऑक्सीडेज, आपको ध्यान नहीं रखना है, बस मैं आपको बता दे रहा हूं, हेम पोरफायरिन ऑक्सीडेज, उसका हेम पार्ट जो होता है वो इसका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कि बहुत ही कस के जुड़ा होता है प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम से, बहुत ही कस के, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइटली बाउंड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेन जो कोफ एंजाइम है, जो मैं आपको समझाना चाहता था विटामिन में, जो आपको बात कर रहा हूं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स जो है विटामिन जो होते हैं, कुछ विटामिन, जो विटामिन B1 B2 जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, विच फंक्शन एज ए कोएंजाइम, वो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। और उसमें मैं एग्जांपल बात करूं तो कोएंजाइम्स की तरह कौन कौन काम करते हैं, कुछ विटामिन है B1 B2, ये कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। उसमें अगर मैं बात करूं तो कोएंजाइम्स में राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, ले लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना, कोएंजाइम में राइबोफ्लेविन, ठीक है, विटामिन B1। अगर राइबोफ्लेविन की बात करेंगे तो इससे अगर बात करें तो किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है राइबोफ्लेविन, FMN और FAD। फुल फॉर्म आई थिंक मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताया था आपको एक पिछली क्लास में। तो ये जो कोएंजाइम है जो कि एक विटामिन की तरह एक्ट कर रहा है, विटामिन कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, उसका एक एग्जांपल बात करूं राइबोफ्लेविन विटामिन B1, उसका एक एग्जांपल बात करूं मैं आपसे तो ये है FMN एंड FAD, ये दो जगह उसका भाग होता है। FMN का मतलब होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये मैंने आपको जिक्र किया था पिछली क्लास में, आपको ध्यान होगा। तो ये राइबोफ्लेविन का है। अगर मैं बात करूं थायमिन का, दूसरा एग्जांपल ले लूं, थायमिन में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है,
ठीक है। तो ये थायमिन पायरोफॉस्फेट का पार्ट होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट लिख सकते हैं, थायमिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है। तो ये विटामिन जो कि कोएंजाइम की तरह वर्क कर रहे हैं, ये किसी न किसी का पार्ट है, एफएमएन का पार्ट है, एफएडी का पार्ट है, राइबोफ्लेविन, थायमिन का जो है, थायमिन पायरोफॉस्फेट थायमिन का पार्ट है, ये आपको समझना है, ध्यान रखना है। थायमिन पायरोफॉस्फेट उसके अंदर में थायमिन होता है। अगर बात करूं मैं तीसरा एग्जांपल बात करूं, अगर नायसिन की बात करूं, नायसिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड, उसमें अगर बात करोगे तो NAD और NADP, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, नायसिन इनका पार्ट होता है। तो तीसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, तीसरा नायसिन है ना, ये किसका पार्ट है, NAD का पार्ट है और NADP का पार्ट है। ठीक है। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट, P मींस फॉस्फेट। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोएंजाइम्स की तरह वर्क कर रहे हैं, आपने देखा कहां वर्क कर रहे हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और कुछ अगर मेटल एक्टिवेटर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, मेटल एक्टिवेटर तीसरा पार्ट, बहुत सारे मेनी एंजाइम्स रिक्वायर्स मेटल्स टू फंक्शन वेरी वेल। अच्छे से अगर उनको फंक्शन करना है तो मेनी एंजाइम्स रिक्वायर मेटल एलिमेंट टू फंक्शन प्रॉपर्ली, अच्छे से उनको वर्क करना है तो उनको मेटल चाहिए होता है, बहुत सारे एंजाइम को। बिना मेटल के, बिना धातु के वो अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं जो भी उनका काम है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मेटल एक्टिवेटर में, जैसे सेलेवरी एमाइलेज का नाम सुना होगा आपने, सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिंग के नाम से आप जानते हो, उसको क्लोराइड आयंस चाहिए उनको अगर काम करना है तो। सेलेवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च की डाइजेशन बक्कल कैविटी में कराती है, स्टार्च डाइजेशन की शुरुआत कराती है, और सेलेवरी एमाइलेज के द्वारा स्टार्च माल्टोज लिमिट डेक्सट्रिन, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होता है, तीन में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा, सेलेवरी एमाइलेज के द्वारा स्टार्च कन्वर्ट होता है तीन पार्टों में। ठीक है। तो इसकी डिस्कशन मैं आपसे करूंगा जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए अगर सेलेवरी एमाइलेज को फंक्शन करना है तो उसको क्लोराइड आयंस चाहिए। ठीक है। इसलिए मेटल एक्टिवेटर की जरूरत है। अगर मैं कैटालेज एंजाइम, एक कैटालेज एंजाइम, उसको आयरन चाहिए होता है अपने फंक्शन को करने के लिए। ठीक है। तो कैटालेज एंजाइम दूसरा एंजाइम हो गया। तीसरी एंजाइम की बात करें, मायोसिन एटीपेज, मायोसिन एटीपेज को मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है उनको अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए, उनको प्रॉपर्ली काम करने के लिए चाहिए होती है। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उनको जिंक चाहिए होता है, जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेस को क्या चाहिए, जिंक चाहिए होता है काम करने के लिए। तो ये मेटल एक्टिवेटर की तरह हो गया। तो तीन चीज आपने समझ लिया, ये बेसिक आपकी क्लासिफिकेशन है ऑफ एंजाइम्स। मैंने उसमें आपको को एंजाइम पे ज्यादा फोकस किया है कि विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स हैं वो को एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। अगर मैं राइबोफ्लेविन की बात करूं तो एफएमएन, एफएडी, थायमिन की बात करूं तो थायमिन पायरोफॉस्फेट, अगर नायसिन की बात करूं तो NAD, NADP, और आज हमारा जो टर्म है नायसिन को पढ़ना है विटामिन B3। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एंजाइम्स के बारे में जानना है। आगे भी बहुत सारी बात की जा सकती है, बट फिर भी थोड़ी सी बात मैं अभी कर लेता हूं, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ी चीज दिखा देता हूं कि एंजाइम्स का काम क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं, एक्चुअली एक रिएक्शन आप देख ले पहले, सेलेवरी एमाइलेज की, जो आपके बक्कल कैविटी में स्टार्च को डाइजेस्ट करती है ना, उसको देखेंगे। देखिए आपके पास स्टार्च है, ठीक है, इसको एमाइलम के नाम से भी जाना जाता है। सेलेवरी एमाइलेज टाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और भी नाम है इसके। ठीक है, मैं आपको डाइजेशन में पढ़ाऊंगा। ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में। आप लोग नॉर्मली बुक्स में देखेंगे तो माल्टोज लिखा होगा, बाकी कुछ नहीं लिखा रहता। ठीक है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ये मैं आपको डाइजेशन में पढ़ाऊंगा, लिमिट डेक्सट्रिन। ठीक है, प्लस ये जो सेलेवरी एमाइलेज है या टाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा नाम और क्या है आप बता सकते हैं मुझे, है ना। ठीक है, तीसरा नाम इसका और क्या है इस एंजाइम का, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो टाइलिन के नाम से जाता है। अगर स्टार्च इन एंजाइम की सहायता से इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये एंजाइम फिर से यहां पे देखोगे आपको मिल जाएगा टाइलिन, मतलब कि रिएक्शन होने के बाद स्टार्च इनमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से टाइलिन फ्री है फिर से स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए इनमें वो फ्री रह जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर से एक रिएक्शन करने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, फिर से वो दूसरे रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से टाइलिंग क्या होता है, रीजनरेट हो जाती है, रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि एंजाइम्स एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट व्हिच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड, बिना यूज्ड हुए। तो
तो देखिए टाइलिन फिर से रीजनरेट हो गया, तो टाइलिन अवेलेबल है, ये एंजाइम फिर से आप रिएक्शन करा सकते हैं, फिर से ये स्टार्च को कन्वर्ट कर सकता है, किसमें? इन तीनों में, ठीक है। तब तक जब तक कि इसकी एक्टिविटी क्या होना जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जब तक ये डीनेचर ना हो जाए तब तक। तो एक लिमिट के बाद, एक समय जाने के बाद क्या होता है, ये स्टार्च जो होता है ना, ये टाइलिन, ये खराब हो जाते हैं। लेकिन जब तक खराब नहीं है तब तक ये क्या करते जाएंगे, रिएक्शन करते जाएंगे, स्टार्च को इसमें कन्वर्ट करते जाएंगे, फिर खाली हो जाएंगे, फिर फ्री होने के बाद फिर स्टार्च पे पहुंचेंगे, फिर स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे और फिर कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें थी स्टार्च के बारे में, जो कि मैं आपको डाइजेशन में पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको बताऊं आपको, तो आगे आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन की बात करें। मैकेनिज्म क्या है, क्या मैकेनिज्म इनका है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। देखिए ज्यादा अमाउंट में हमको एंजाइम नहीं चाहिए होता है, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में हमको एंजाइम चाहिए, और हर सेल अपना एंजाइम बनाती है, हर सेल अपना एंजाइम बनाते हैं, हर सेल अपना एंजाइम बॉडी में बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, तो एंजाइम्स लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, एंजाइम्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन अगर बात करें आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंजाइम्स बनाते हैं वो लार्ज अमाउंट में बनाते हैं, एज कंपेयर टू हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो बनाते हैं हार्मोन्स, वो स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, जो एंजाइम्स बनाते हैं, वो लार्ज अमाउंट में बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में। लेकिन हमें एंजाइम्स ज्यादा मात्रा में चाहिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और ये मेन पार्ट जो मैं बताना चाहता हूं कि एंजाइम का वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप जानते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसको स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो, उसको फ्री एनर्जी बोल सकते हो, है ना, नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्शन को स्टार्ट करे उसको ही कम कर देते हैं, लोअर डाउन कर देते हैं, ताकि रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट है एंजाइम्स का। दीज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दीज reduces the amount of activation energy, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना, और आपकी जो रिएक्शन है वो कैटालाइज अच्छे तरीके से हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपको समझना है, तो आगे एक पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। उसमें मेन जो इसमें आपको समझना है कि एंजाइम्स किस तरीके से और वर्क करते हैं। तो ये एंजाइम्स सबस्ट्रेट जो होते हैं, जो रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट है, देखिए रिएक्टेंट आर, उसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, आप जानते हो ना, कोई भी रिएक्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट वो क्या करता है, एंजाइम के साथ जुड़ता है, या सबस्ट्रेट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बायोलॉजी के बुक में देखोगे तो सबस्ट्रेट बोलते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पे रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, उसके बाद उसमें सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है एंजाइम, आप समझ रहे हो, एंजाइम एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है सबस्ट्रेट के लिए। एंजाइम क्या कर रहा है, आप समझना चाहिए आपको कि एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम इज गिविंग ए यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म, एक यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म दे रहा है सबस्ट्रेट को, रिएक्टेंट को, मॉलिक्यूल को, ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। तो एंजाइम्स आर गिविंग ए यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म टू सबस्ट्रेट so that it converts into, so that it reacts and converts into product, ठीक है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ गई। एग्जांपल समझेंगे आप, देखिए ये आपके पास एंजाइम है और ये एक साइट होता है, एक्टिव साइट बोलते हैं, जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा, जहां पे रिएक्टेंट जुड़ेगा, एक्टिव साइट, एक्टिव स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे जाकर रिएक्टेंट जुड़ेगा और आपके पास ये रिएक्टेंट है,
ठीक है, ये रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट मैंने वहां लिखा एस से, ये इसमें जाकर मिक्स होगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, या एंजाइम है ये सबस्ट्रेट है, ये जाके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए कैसे बनेगा, ये कलर में आपको डिफरेंट कर दूं थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। और ये इसके साथ जुड़ेगा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ, ठीक है, ये जुड़ गया, अंदर जुड़ गया एक्टिव साइट पे, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये सबस्ट्रेट अपने आप में रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट बन चुका है। अब क्या करना है, आप जानते हो कि एंजाइम फ्री हो जाते हैं, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा अलग से और एंजाइम अलग से रिलीज हो जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा, फिर से अपने रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम फ्री हो जाते हैं और प्रोडक्ट आपका अलग से बन गया, वो प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे आपने देखा स्टार्च में कैसे हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो एंजाइम्स फ्री हो जाते हैं रिएक्शन करने के बाद, जबकि हार्मोन्स नहीं होते हैं, वो यूज अप हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें हैं, एक्टिव साइट पे जाके जुड़ते हैं। एक्टिव साइट मतलब वो साइट होता है एक तरीके से कि यहां पे इन सबस्ट्रेट जुड़ते हैं, ठीक है। और भी साइट होते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं, मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एलोस्टेरिक साइट्स भी होते हैं, बहुत सारे साइट्स होते हैं, और भी साइट्स होते हैं, बट एक्टिव साइट वो साइट होता है जहां पे सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जाकर जुड़ेगा और वहां पे उसमें फिर रिएक्ट करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, प्रोटीन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, और फिर ये प्रोडक्ट आपका बन गया और आप यूज कर सकते हैं, बॉडी में यूज होगा वो, ठीक है। ये बेसिक इसका फंडा है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक्टिव स्पॉट कैसे बनता है, ये भी एक कहानी है, मतलब आपको नहीं चाहिए, फोल्डिंग होती है एक्चुअली, एमिनो एसिड चेन की फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होके वो एक क्रिविसेस, एक आपको क्रिवाइसेस बन जाता है, ठीक है ना, एक पॉकेट नुमा बन गया, आपने देखा पॉकेट नुमा बन जाता है, एमिनो एसिड्स की फोल्डिंग होती है उस दौरान, ठीक है, तभी जाके वो बनते हैं, जो मैंने देख लो आप, ये एमिनो एसिड का चेन है, ठीक है, ये एमिनो एसिड का चेन है, ये क्या होगा, फोल्ड होंगे, ठीक है, ठीक है, ये फोल्ड हो गया, देखो ये एक तरीके से क्या बन गया, एक क्रिवाइसेस बन गया, एक पॉकेट नुमा बन गया, ये एक एक्टिव साइट बनेगा किसका, एंजाइम का, जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये इन्हीं की फोल्डिंग से, ये फोल्डिंग होती है इनकी, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां पे एक्टिव साइट ही होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना नहीं है, बस फिर भी मैंने आपको बता दिया, डिटेल में आपको जरूरत नहीं है इनको जानना। अब मैं आपको ले चलता हूं, ये कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, आपको इससे ज्यादा नहीं जानना है, और अगर आप कुछ और जानना हो तो एक चीज और बता देता हूं, साइट ऑफ एंजाइम एक्शन, कौन से साइट पे एंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइट मतलब क्या है कि एंजाइम्स कुछ सेल के अंदर भी वर्क करते हैं और कुछ एंजाइम सेल के बाहर भी वर्क करते हैं, कोशिका के बाहर, ठीक है। जैसे कि ये कोशिका है ना, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर या एंडो एंजाइम, उनको इंट्रासेल्युलर या एंडो एंजाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनसाइड ऑफ सेल, उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर, इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन, इंट्रासेल्युलर, और उसको बोल सकते हो एंडो मतलब विद इन, एंडो एंजाइम, ये सेल के अंदर वर्क करते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पढ़ना आपको, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे ना आप, ग्लाइकोलाइसिस, उसमें आपको पढ़ना है। तो ये आपका एग्जांपल है रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर आप जानते हो पायरुविक एसिड बनती है, फिर बाद में जाके आप जानते हो कि एटीपी बनते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन में। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में वो भाग लेता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो उस समय पहला एंजाइम जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस का पहला एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो वहां पे ये जो एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं, ठीक है ना, ये आपका जो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है वो आपका एंडो एंजाइम है, जो कि सेल के अंदर है, ठीक है, ये सेल के अंदर वर्क करते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेल के बाहर, ये सेल के बाहर भी वर्क करते हैं, उसको एक्सो एंजाइम बोलते हैं, एक्सो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और इसको बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सेल के बाहर एक्ट करते हैं, अपना वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी इसमें तो बहुत एग्जांपल है, आप बताओ, बहुत सारे एग्जांपल है, आप अगर ध्यान दो तो ट्रिप्सिन वगैरह इंटेस्टाइन में होती है, ट्रिप्सिन आपकी आंतों में, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर है। पेप्सिन आपके स्टमक में होती है, पेट में, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो लिख सकते हैं एग्जांपल में ट्रिप्सिन, ये सब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसलिए नाम ले रहा हूं, डाइजेशन में पढ़ना है आपको, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है ना। अब पेप्सिन भी आपको बताऊंगा कि पेप्सिनोजेन होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के
प्रेजेंस में वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। उसकी बात मैं करूंगा डाइजेशन में। तो ये आपके पास दो है, सेलेब्री एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, सब इसके एग्जांपल आ सकते हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सेलेब्री एमाइलेज, काइमोपेप्टिडेज, ये सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिन, ये आपको एग्जांपल है। काइमोट्रिप्सिन लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको लिखवाऊंगा ये काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। सेलेब्री एमाइलेज जो मैं आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये इसके एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो सेल के बाहर वर्क करते हैं और कुछ सेल के अंदर वर्क करते हैं जिनको इंट्रा सेलुलर, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब चक्र चलती है, क्रेब साइकिल, उसमें ये आते हैं। उसमें अगर बात करूं ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसमें पहला एंजाइम जो होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप में होती है, मैं बताऊंगा। अगर उनके एंजाइम्स, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स अगर वो एबनॉर्मल हो गए, अगर वो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम एक अपने वे में जो वर्क कर रहे हैं अगर नहीं किए, तो आपका ह्यूमन बॉडी का स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो सकता है, जल सकती है, जल कर राख हो सकती है ह्यूमन बॉडी। आप अगर देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो इंटरनेट पे, गूगल पे, इसके बारे में कभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन, एक आदमी जल कर राख हो सकता है अगर ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम क्या हो जाए, अपने पाथवे से अलग हो जाए। तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बन जाएगा कि आपका कंबस्शन हो जाएगा, आप जल के राख हो सकते हो, ठीक है। उसकी मैं आपसे बात करूंगा, इसकी बहुत सारी हाइपोथेसिस है और साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, इसके पता लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी गूगल पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें थी एंजाइम के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें पता है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, आपके जो बॉडी के एंजाइम्स हैं जो कि बायोकैटलिस्ट है, इनका जो वर्क है एक पर्टिकुलर पीएच, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम की बात कर लो, सेलेब्री एमाइलेज, ये 6 to 7.4 पीएच पे वर्क करता है और ऑप्टिमम लेवल इसका है 6.8 पीएच, उस पे अच्छे से वर्क करता है। पेप्सिन हाईली एसिडिक 2 to 3 पीएच, पेप्सिन जो है ये हाईली एसिडिक पीएच में वर्क करता है 2 to 3। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे वर्क करते हैं, अलग अलग एंजाइम अलग अलग टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। लेकिन जो आपकी अपने अंदर के एंजाइम है, जो लाइफ की एंजाइम है, जो ह्यूमन बॉडी की एंजाइम है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही अच्छे से वर्क कर पाती है, 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट वेंट्स होते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, ज्योग्राफी आपने नाम सुना होगा, वहां हाई टेम्परेचर होते हैं, तो वहां पे जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं या थर्मो एसिडोफाइल होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। उनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, कॉम्पेटिबल होते हैं, हाई टेम्परेचर को भी वो बियर कर पाते हैं। तो एक्सेप्शन है, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो और इनमें क्या अंतर है, एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और जो केमिस्ट्री में जो आप कैटलिस्ट पढ़ते हो वो भी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है, वो वाले जो एंजाइम होते हैं केमिस्ट्री वाले, वो हाई टेम्परेचर और हाई पीएच पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एंजाइम है जो बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पे ही अच्छे से वर्क कर पाती है। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय नहीं रह पाते हैं। इसीलिए आप फ्रिज में जब खाना रखते हो, कोई भी फल रखते हो, सब्जी रखते हो, तो वो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे उनके अंदर के एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, सक्रिय नहीं रहती है, तो आपकी खाना अच्छा रहता है। जैसे ही आप फ्रिज से खाना बाहर निकाल कर रखते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाती है, रूम टेम्परेचर, तो उसके क्या होता है कि उसके अंदर के एंजाइम्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और आपके खाना को वो खराब कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ठंडे तापमान पर ले जाकर रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और हाई टेम्परेचर पे डीनेचर, तो लो टेम्परेचर अच्छा है ज्यादा, आप देख सकते हो लो टेम्परेचर भले इनएक्टिव हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर पे तो वो डीनेचर हो जाते हैं, खराबी हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो लो टेम्परेचर ज्यादा अच्छा है, कम से कम जान तो बची है, इनएक्टिव है लेकिन जान तो बची है। एक्टिव हो जाएंगे जब हमको टेम्परेचर मिल जाएगा एक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आपने एंजाइम्स के बारे में समझा, बेसिक चीजें। हर एंजाइम का अपना अपना एक पीएच होता है, हर एंजाइम अपने अपने एक टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। आपको एग्जांपल मैंने पेप्सिन का बताया, 2 to 3 पीएच पर वर्क करती है, मतलब हाईली एसिडिक है। सेलेब्री एमाइलेज जो स्टार्च की डाइजेशन करता है, बक्कल कैविटी में स्टार्च की डाइजेशन का स्टार्ट करता है, वहां पर शुरुआत करता है,
वो 6 to 7.4 pH पे वर्क करता है, लेकिन उसका ऑप्टिमम pH जिस पे वो अच्छे तरीके से काम करता है वो 6.8 है। ठीक है, तो हर एंजाइम की अपनी अपनी एक pH होती है जिस पे वो वर्क करते हैं और अपना अपना एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ये आपको एंजाइम के बारे में बेसिक चीज जाननी थी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एंजाइम्स में एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बॉडी में, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं एंजाइम्स। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा था डायग्राम से। कभी क्वेश्चन आ गया डायग्राम का, जैसे कि आपको बता दूं पोटेंशियल एनर्जी या फ्री एनर्जी, ठीक है, और अगर बात करूं कोर्सेस ऑफ रिएक्शन, है ना, या रिएक्शन जो हो रही है वो, तो रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा आप देखिएगा। ठीक है, यहां पे आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये आपको डायग्राम में इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स कम कर देते हैं, लोअर डाउन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो केमिकल रिएक्शन वो जल्दी से स्टार्ट हो जाती है और केमिकल रिएक्शन को फास्ट भी कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, कलर अलग ले लेता हूं मैं, प्रोडक्ट है ना, उत्पाद बन गया, और ये रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट दोनों नाम से आप जानते हो, बायोलॉजी की बुक में सबस्ट्रेट यूज करते हैं, रिएक्टेंट हम लोग ज्यादा केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास एंजाइम्स नहीं है तो ये जो डिफरेंस है ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। इतनी ऊर्जा तो चाहिए तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा, विदाउट एंजाइम्स, बिना एंजाइम्स के इतनी ऊर्जा लग रही है। आपने अगर एंजाइम्स ला दिया पिक्चर में, तो एंजाइम्स अगर पिक्चर में आ जाए तो ये यहीं से आ जाएगा, यानी कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी अब विथ एंजाइम्स कम हो गई। जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जो ऊर्जा आपको चाहिए एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो अब कम हो चुकी है। देखिए इतना, पहले इतना ज्यादा था। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्टिवेशन एनर्जी ही है, लेकिन जो कि कम हो चुकी है। क्यों कम हुई? क्योंकि अब एंजाइम पिक्चर में आ चुके हैं विथ एंजाइम्स। ठीक है, तो यही एंजाइम का मेन रोल है कि इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, उनको वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बताऊं बिना एंजाइम्स का आप रिएक्शन कराने की कोशिश करो तो आपकी जो डाइजेशन होती है ना, पाचन तंत्र जो आपका है, वो जो पाचन कराते हो, विदाउट एंजाइम्स 16 साल लग सकते हैं, 16 ईयर्स लग सकते हैं, 16 साल विदाउट एंजाइम्स अगर आप डाइजेशन की बात करते हो तो सोच लीजिए। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो बिना एंजाइम्स के हो सकते हैं, नो डाउट बिना एंजाइम्स के रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ सकती है, और नहीं तो सैकड़ों साल, हजारों साल लग सकते हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। लेकिन वही एंजाइम की सहायता से आपको एनर्जी भी कम देने पड़ रही है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, और फास्ट भी हो रहा है, कम समय में आपका सारा खाना पच जाता है, जो कि विदाउट एंजाइम 16 साल लग सकते हैं, 16 ईयर्स लग सकते हैं उस फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट होने में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड आप जानते हो। ये हो गई, आप समझ चुके हो कि एंजाइम्स का क्या मेन रोल है। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। विदाउट एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा लगेगी आपको, तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ जाएगा। बिना एंजाइम्स का आप रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ सकती है और आपको समय भी बहुत ज्यादा लग सकता है उस रिएक्शन को परफॉर्म होने में, कैरी आउट होने में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंजाइम्स हो चुका है, अब मैं आपको एंजाइम्स, अब एंजाइम्स की फंक्शन है, अब एंजाइम की फंक्शन आपको कभी मैं बता दूंगा, एंजाइम्स के फंक्शन कहां कहां है। ठीक है ना, वो बड़ी चीज नहीं है वो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी बेसिक एंजाइम्स। देन आई विल प्रोसीड इन विटामिन्स। तो विटामिन्स में B3 की बात करेंगे। आपको पता है मैंने आपको B1 B2 पढ़ा दिया। B1 इज द थायमिन, थायमिन, एंड B2 इज राइबोफ्लेविन, आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, विटामिन B3 डिटेल में पढ़ा है, जो लोग पढ़ रहे होंगे डिटेल में मैंने पढ़ा है, ताकि आप मेंस में, और आजकल तो जैसे नॉर्मल बात करें विटामिन तो 15 मिनट में पढ़ा दिया जाता है। बेसिक सोर्सेस बता दो, डेफिशिएंसी क्या है, उससे डिजीज क्या हो रही है, और विटामिन का फंक्शन क्या है, बट इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ी डिटेल में इन्हीं चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, विटामिन B3 इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है आप सुनते जाएंगे। इसका नाम क्या है? विटामिन B3 को निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है, निकोटिनामाइड, या नायासिन, या विटामिन B3 को निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है, निकोटिनामाइड या नायासिन, या विटामिन B3 को निकोटिनामाइड, या नायासिन, या विटामिन B3 को निकोटिनामाइड, या नायासिन, या विटामिन B3 को निकोटिनामाइड, या नायासिन, या
पीपी के नाम से भी जाना जाता है, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन। पेलेग्रा इससे होती है, इसकी कमी से इसको विटामिन पीपी भी बोलते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन, पेलेग्रा प्रिवेंटिव, ठीक है, ये विटामिन का नाम है। निकोटिनामाइड, विटामिन B3, नायासिन और विटामिन पीपी, पेलेग्रा प्रिवेंटिव। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको ये समझना है बेसिक इसमें कि इसको निकोटिनामाइड भी बोल रहे हैं, नायासिन भी बोल रहे हैं और इसको निकोटिनिक एसिड ही बोलते हैं। इसको भी चिंता नहीं करना है कि ये कहीं आ गया तो कहेंगे सर ने बताया नहीं था, निकोटिनिक एसिड ही बोलते हैं इसको, ठीक है। इतने नाम है, आप इतना समझ सकते हो, इतने इसके नाम है। नीडेड व्हेन सेल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, जब सेल की एनर्जी यूटिलाइज होती है, कोशिका की एनर्जी, उस समय इस विटामिन की जरूरत होती है। नीडेड व्हेन सेल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, ये तब जरूरत होती है। उसके बाद बात करें सिंथेटिक पाथवे, अगर बात करूं सिंथेटिक पाथवे रिक्वायर्स नाइसिन, नाइसिन चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे संश्लेषित करने वाले पाथवे हैं, सिंथेटिक पाथवे हैं, जिनको नाइसिन विटामिन चाहिए, विटामिन B3 चाहिए। किस लिए? स्पेशली फैटी एसिड सिंथेसिस। जब फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, आपको पता है फैटी एसिड मैंने पढ़ाया आपको, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, तो फैटी एसिड सिंथेसिस में इस पाथवे में नाइसिन की जरूरत होती है। तो लिख सकते हैं कि सिंथेटिक पाथवे रिक्वायर्स, सिंथेटिक पाथवेज requires niacin, especially for what? Especially for fatty acid synthesis. फैटी एसिड्स मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से, ठीक है ना, लेक्चर आपको मिल जाएगा फैटी एसिड्स पे, मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। ये हो गया। नाइसिन प्रोटेक्ट्स द हेल्थ ऑफ स्किन सेल, जो आपकी स्किन की कोशिका होती हैं उनकी हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को भी ये बरकरार रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, फंक्शन करे प्रॉपर्ली, उसको भी ये रोल निभाता है उसमें भी। तो नाइसिन प्रोटेक्ट्स द हेल्थ ऑफ स्किन, लिख सकते हैं नाइसिन प्रोटेक्ट्स द हेल्थ ऑफ स्किन, स्किन के हेल्थ को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड कीप्स द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? प्रॉपर्ली वर्क करे, फंक्शन करे प्रॉपर्ली, फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना नाइसिन के बारे में। और क्या करता है ये, और सुनते जाएंगे। नाइसिन में आल्सो हेल्प द बॉडी टू मेटाबोलाइज फैट, फैट को मेटाबोलाइज कर, मैंने पहले बोला था कोएंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं ये सारे विटामिन बी वाले। तो नाइसिन्स आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू मेटाबोलाइज फैट, फैट को मेटाबोलाइज कराते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी को निकालने में मदद करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं। तो लिख सकते हैं कि नाइसिन में आल्सो हेल्प द बॉडी टू मेटाबोलाइज फैट, लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेटाबोलाइज करता है फैट को, उसमें भी सहायता करते हैं। आगे इसे पढ़ेंगे। इन लार्जर अमाउंट, अगर लार्जर अमाउंट में बात करोगे नाइसिन में, नाइसिन की लार्जर अमाउंट में क्या होता है? इन लार्जर अमाउंट नाइसिन कैन हेल्प टू, क्या करता है? लार्जर अमाउंट में लोअर डाउन हाई डेंसिटी लिपिड जो होती है या लो डेंसिटी लिपिड जो होती है उसको ये लोअर डाउन करता है। लो डेंसिटी, मेनली लो डेंसिटी लिपिड जो होती है वो बैड फैट होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ट्राइग्लिसराइड्स मेन फैट आप जानते हो। तो उसको अगर अच्छे अमाउंट में आपके पास नाइसिन है विटामिन, तो लो डेंसिटी लिपिड को ये कम करेगा, यानी कि बैड फैट को आपके बॉडी में कम करेगा, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को आपके बॉडी में कम करेगा। तो किसको बढ़ाएगा? हाई डेंसिटी फैट जो कि गुड फैट होती है उसको आपको बॉडी में बढ़ाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी लिख सकते हैं। तो इन लार्जर अमाउंट्स नाइसिन कैन हेल्प लोअर एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स, एंड while raising the level of high density lipids, यानी कि गुड फैट। ये आपको ध्यान रखना है। तो गुड फैट के लेवल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और बैड फैट के लेवल को कम करता है नाइसिन, अगर आपके बॉडी में अच्छे अमाउंट में है। ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अगर आपको बैड फैट है तो नाइसिन लेंगे तो बैड फैट को या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। नाइसिन अगर बॉडी में कमी हो गई तो आपके अंदर में बैड फैट या बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होंगे, उनकी लेवल बढ़ जाती है। तो इनको लेना चाहिए, नाइसिन होनी चाहिए आपके बॉडी में। फंक्शन तो देख ही रहे आप कितने फंक्शन है। आगे चलते हैं। ये एंटी पेलेग्रा, और लिख सकते हैं, पेलेग्रा को नहीं होने देता, बात करूंगा पेलेग्रा पे।
4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, 3D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। एंटी पेलेग्रा होता है ये कंपोनेंट्स ऑफ NAD, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ NAD एंड NADP उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। NAD एंड NADP के कंपोनेंट है। एनर्जी ट्रांसफर एंड नर्वस सिस्टम में भी ये काम आता है। शुरुआत में मैंने लिख दिया था एनर्जी ट्रांसफर के लिए, याद होगा आपको, एंड नर्वस सिस्टम, उसमें भी इसका फंक्शन है। ये फंक्शन वाला मैंने आपको बता दिया, इसके पहले भी लिखा था, अब ये और जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। क्या होगा डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो गई तो? डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन अगर होगी तो आपको मेन पेलेग्रा, इसको समझाऊंगा मैं, कैनाइन ब्लैक टंग डिजीज, ब्लैक टंग, जीभ जानते हो ना, ये हो जाएगा। एक पेलेग्रा इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेलेग्रा। उसके बाद बात करें स्केली पिगमेंटेड स्किन, स्किन जो पिगमेंटेड हो जाती है, पिगमेंटेड स्किन, ऐसा लगेगा पूरा काला काला लगेगा, पूरा स्किन ऐसा लगेगा ना काला काला हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा लगेगा कि हार पहने हुए हो, ऐसे पूरा काला लगता है स्किन, पिगमेंटेड हो जाती है स्किन, पिगमेंटेड स्किन, है ना। और पिगमेंटेड स्किन के साथ क्या हो जाएगा, इरिटेशन टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की इरिटेशन हो जाती है, मतलब डायरिया होने के चांसेस हो जाते हैं, लिख सकते हैं डायरिया। ये आपके पास इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले कुछ हैं, और इसमें कुछ मैं आपके बेसिक मेन इस पे बात करूंगा। पेलेग्रा, पेलेग्रा का मतलब क्या होता है? पेलेग्रा को और 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, सिंड्रोम, और कभी कभी 3D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। 4D ज्यादा कॉमन नहीं है, 3D ज्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, 4D, 4D का मतलब क्या है देखिए। पहला अगर बात करें डिमेंशिया, डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस हो गया तो डिमेंशिया पहला है, ठीक है, डिमेंशिया पहला है। उसके बाद डायरिया, उसके बाद बात करें डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, और चौथा अगर हुआ, ये तो 3D है, 3D को नॉर्मली जाना जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में डेथ भी हो जाती है, तो डेथ। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होगा, डायरिया आप जानते हो, और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा मतलब स्किन होता है, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, स्किन में रैशेस हो सकते हैं, स्किन रेडनेस हो सकती है, स्किन में लोकल वार्मथ, वहां गरम गरम लगेगा। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, पेन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो डर्मेटाइटिस मैंने बहुत बार बताया आपको, इन्फ्लामेशन के सिम्टम, 4 सिम्टम आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था। डर्मेटाइटिस, डेथ, ये 4 हैं जो इसको 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, कभी कभी 3D। तो 3D जो होता है वो ज्यादा कॉमन है, 1 2 3। डेथ जो होता है नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन अंतिम चरण में डेथ हो जाती है। तो डर्मेटाइटिस इसमें अगर होता है, जैसे स्किन आपके सन के एक्सपोजर में आती है, तो तुरंत वहां पे रैशेस पड़ने लगेंगे, तुरंत लाल लाल हो जाएगा, तुरंत काला पड़ जाएगा, वहां पे पिगमेंटेशन हो जाएगा। अगर सन के एक्सपोजर में जो भी स्किन का पोर्शन आपका आ रहा है, सन के इफेक्ट में, सन के प्रकाश, सनलाइट के प्रभाव में अगर आ रहा है तो, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, ये बेसिक डेफिशिएंसी वाली डिजीज आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक है, ठीक है। ये लगभग 50 से 60 दिन की कमी रहती है आपको बॉडी में नाइसिन की, तो ये हो जाते हैं पेलेग्रा, 50 से 60 दिन की कमी है तो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अकर्स इन 50 to 60 डेज के अंदर में ये होता है, ठीक है। और आपकी जो भूख लगने की है वो भी भूख कम लगता है, एपेटाइट आपकी कम हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस भी आ जाती है, सब होते हैं इसके अंदर पेलेग्रा में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। डिमेंशिया मेमोरी लॉस होता है, आपकी याददाश्त पे असर आ जाती है, ये डेफिशिएंसी है। तो 3D सिंड्रोम मेनली इसमें कॉमन है। रेयर केस में एक D और जुड़ जाता है, 4D हो जाता है जब डेथ हो जाती है, लास्ट में अंटिल क्या कहते हैं, लास्ट में पीपल की डेथ हो जाती है, तो 4D के नाम से जाना जाएगा फिर। तो ये 4 चीजें हो जाती हैं, 4D 3D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है नाइसिन, ठीक है, ये बेसिक चीजें है। आगे इसकी सोर्स की बात करूं, सोर्स कहां से पाया जाएगा, तो ईस्ट तो पहले आप डालोगे, ईस्ट, खमीर, इट इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 B2 B3 सबके ये गुड सोर्स है, ठीक है। पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, यहां से आपको विटामिन B3 मिलेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद बात करें सीरियल्स है, मिल्क है, एग है, लिख सकते हैं सीरियल्स, मिल्क, एग योक। तो मिल्क तो आपको दिख रही है कि मिल्क में है यहां पे, ठीक है ना, एग योक है, लीवर भी है, तो देखें लीवर
आपको लीवर में अच्छा लोग तल के खाते हैं, लीवर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस लीवर, इसके अंदर में अच्छे खासे विटामिन B1 B2 और ये B3 भी है, ठीक है ना लीवर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, अच्छे खासे विटामिन लीवर के अंदर होता है। फिश में, मीट में, फिश में भी होगा, मीट में भी होगा। इंटेस्टिनल, बताइए कौन सा मैं लिखने वाला हूं, मैंने बताया था शुरुआत में, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, वो भी बनाते हैं आपके अंदर विटामिन। मैंने बताया था इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं, कोलोन के बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B6, ये सारे बनाते हैं वो, और विटामिन के भी। और इसका प्रभाव क्या होता है जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या होता है याद होगा, क्या होता है, एक डायरिया होने के चांस हो जाती है और वाटर लॉस होने लगते हैं बॉडी से, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन बी आपके बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब कराता है, और साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो अच्छे वाले हैं जो विटामिन बना रहे हैं वो मारे जाएंगे। जब वो मारे जाएंगे तो आपको विटामिन के जो एक्चुअली बन रहा है आपके बॉडी में वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ब्लड लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपके पास नॉर्मल सो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया ये हो गया, और ये कहीं ना कहीं एक ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है, इसीलिए बोला जाता है कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो होती है उससे भी ये नाइसिन एमिनो एसिड सिंथेसाइज हो जाता है। इसीलिए जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, इट इज ए फर्स्ट क्लास प्रोटीन डाइट होती है। नॉन वेजिटेरियन डाइट में क्या होता है कि गुड प्रोपोर्शन में एमिनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स इन ए गुड प्रोपोर्शन, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं नॉन वेज में। वेजिटेरियन डाइट में एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में इसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए नॉन वेज डाइट इज ए फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड द वेजिटेरियन डाइट इज ए सेकेंड क्लास प्रोटीन। तो इट आल्सो synthesize from tryptophan amino acids, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से भी ये बनता है नाइसिन एमिनो एसिड, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप नॉनवेज डाइट ले रहे हैं तो आपको आराम से, तो एवरी 60 ग्राम 60 ग्राम अगर ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं एमिनो एसिड, तो ये 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, 1 मिलीग्राम नाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन B3 में। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनरिचमेंट एक्ट इसी से जुड़ा हुआ है। इनरिचमेंट एक्ट ये क्या बोलता है, इनरिचमेंट एक्ट 1941, किसी को पता है ये एक्ट के बारे में? 1941 इनरिचमेंट एक्ट 1941 ये बोलता है यू हैव टू गिव देम गुड प्रोटीन डाइट। ये एक्ट बोलता है कि आपको पीपल को एक अच्छा प्रोटीन डाइट देना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो गुड प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, उसके अंदर में ट्रिप्टोफैन होगा, वही ट्रिप्टोफैन नाइसिन में कन्वर्ट होता है। कितना? 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम नाइसिन में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन डाइट आपको लेना चाहिए, वहां से आपको नाइसिन बन जाता है, मिल भी जाता है। तो प्रोटीन के अंदर ट्रिप्टोफैन होगा, एमिनो एसिड्स, क्योंकि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। तो इनरिचमेंट एक्ट 1941 का ही आपको ध्यान रखना है। ये एपिडेमिक में हुआ है, ये एकमात्र विटामिन न्यूट्रिशनल डिजीज है जो एपिडेमिक हो चुके हैं। जैसे आपने कोरोना में देखा, पेंडेमिक एपिडेमिक नाम सुनते हो ना आप, तो ये एपिडेमिक हो चुका है। बिकेम एपिडेमिक इन सदर्न यूरोप, सदर्न यूरोप में ये एपिडेमिक था इन अर्ली 1700s, ये एपिडेमिक था। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिशनल डिजीज है जिससे एपिडेमिक भी आ चुकी है विश्व में, यही है नाइसिन। इन 1700s सदर्न यूपी, जो सदर्न यूपी बोल रहा हूं, सदर्न यूरोप में ये एपिडेमिक था, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि उस समय जो कॉर्न, मक्का, ये स्टेपल फूड था और ये पुअर सोर्स होता है नाइसिन का, तो उस समय जो कॉर्न थी वो स्टेपल फूड था। जानते हो हड़प्पा सभ्यता में भी स्टेपल फूड थी, उसी समय ये स्टेपल फूड था, मेन फूड था। तो ये स्टेपल फूड जो कॉर्न था उस समय, उसमें कॉर्न में ये अच्छे मात्रा में पाया नहीं जाता है नाइसिन, इसीलिए वहां पे कमी हो गई थी नाइसिन की, और ये एपिडेमिक हो चुका था। कहां पे? सदर्न यूरोप में, यूरोप के सदर्न पार्ट में ये एपिडेमिक था। और ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन की बात करें सदर्न यूरोप में, ये 1800 से 1930 तक के बीच में रहा, 1800 से 1930 के बीच में भी रहा, ये आपको समझना है। रिच ये पहुंच गया था 1800 से 1930 के बीच में भी ये बना रहा एपिडेमिक, ये आपको ध्यान रखना है। 1700 में तो था ही, और 1800 से 1930 में भी ये सदर्न यूरोप, सदर्न ईस्टर्न यूएस में, 1700 में तो सदर्न यूरोप में था, सदर्न यूरोप में, और यूएस के अंदर ये आपको 1800 में, ये आपको नॉर्मली 1800 से 1930 के बीच में वहां पे एपिडेमिक रहा। सदर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, यूएस में, सदर्न ईस्टर्न यूएस में, ये यूएस की बात है, सदर्न ईस्टर्न यूएस, और ये सदर्न यूरोप की बात है, वहां पे एपिडेमिक रहा। तो एपिडेमिक यूरोप में पहले हुआ था, उसके बाद सदर्न ईस्टर्न यूएस के अंदर ये एपिडेमिक रहा, एपिडेमिक प्रोपोर्शन में पहुंच चुका था, ये मैं बोल सकता हूं, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ये ओनली डाइटरी डेफिशिएंसी है, एकमात्र डाइटरी डेफिशिएंसी है। ये डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज है कि मतलब इस नाइसिन की कमी से होने वाला ये डिजीज है, मतलब कि क्या कहते हैं जो आप समझ रहे हो ये बीमारी, तो ये एक्चुअली ओनली डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज है टू रिच एपिडेमिक प्रोपोर्शन इन द यूएस। एपिडेमिक प्रोपोर्शन तक ये पहुंच चुका था यूएस के अंदर, एकमात्र डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज है ये एपिडेमिक पहुंच चुका है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए एपिडेमिक कौन सा ऐसा डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज जो पहुंचा था, तो यूरोप में इस समय, और ये यूएस में, अमेरिका में इस समय 1800 से 1930 के आसपास की बात है। ठीक है, ये अपना आपको ध्यान रखना है। दिस इज द नाइसिन पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और B3 कंप्लीट हुआ। एंजाइम्स में मैंने थोड़ा टाइम लगाया ताकि आपको को फैक्टर समझ में आए, को एंजाइम समझ में आए। को एंजाइम्स जो कि विटामिन बी जो होते हैं वो को एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आई। B3 कंप्लीट हो चुका है। B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड या फॉलेट, और B12 साइनोकोबालामीन, एंड उसके बाद B17 की बात करेंगे एंटी क्या कहते हैं कैंसरस विटामिन। तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने लोगों को अच्छे तरीके से ये बात समझ में आई है जो मैंने आपको समझाया है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में लिखेंगे, और जो भी आपको फीलिंग अंदर से वो उसको वहां पे लिख के जरूर बताएंगे मुझे। और कोई भी डाउट है तो भी बता सकते हैं, मैं आपको डाउट अच्छे तरीके से अगले क्लास में क्लियर कर देंगे, इफ देयर इज एनी डाउट, कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।